हेलो बच्चों, एग्री बायोकेमिस्ट्री चैनल आपके लिए लाया है केमिस्ट्री का बेसिक। जैसा कि हम जानते हैं, देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मकान यदि हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या नींव रखते हैं। तो यदि आपकी केमिस्ट्री की नींव, आपका केमिस्ट्री का बेस अगर अच्छा होगा तो आपको केमिस्ट्री समझना बहुत आसान होगा। इसीलिए हम आपके लिए सबसे पहले केमिस्ट्री का बेस लाए हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जीरो लेवल से, है ना। हम लाए हैं आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ के संघट्ट, संरचना तथा उसके रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रसायन शास्त्र के अध्ययन किया जाता है। अगर हम देखें मैटर को, तो मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार, अगर आप देखें मैटर को बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, है ना, केमिकल कंपोजिशन के अनुसार यदि उसमें चेंजेस किए जाएंगे तो क्या किए जाएंगे कि बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन मैटर को दो भाग में विभाजित किया है। कौन कौन सा? प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, और मिश्रण। दो भाग में किस किस में? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और यदि भौतिक स्टेट के आधार पर अगर इसका विभाजन किया जाएगा तो इसे तीन वर्ग में बांटा है: ठोस, द्रव और गैस। अगर हम केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देखें तो शुद्ध पदार्थ दो भाग में विभाजित है: एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट हिंदी में तत्व कहते हैं और कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। एलिमेंट का मतलब होता है कि एलिमेंट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एलिमेंट एक प्रकार के एटम से मिलकर बना है। कितने प्रकार के एटम से? एक प्रकार के एटम से मिलकर बना है। ठीक है। एलिमेंट कितने प्रकार से बना है? वन टाइप ऑफ एटम से बना है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड फॉर्म बाय सेवरल एलिमेंट। कंपाउंड जो है वो एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। कंपाउंड का हिंदी होता है यौगिक। अगर आप मिश्रण की बात करो, मिक्सचर की बात करो, तो मिक्सचर दो प्रकार का होता है: होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि होमोजीनियस जो मिश्रण है वो आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी। उसके अंदर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोजीनियस मिश्रण के अंदर अनयूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजीनियस मिश्रण का उदाहरण होता है विलियन, यानी कि सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस के उदाहरण होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्सन। आप अगर मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन देखोगे तो वो क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर आप फिजिकल के आधार पर मैटर को देखा है तो मैटर आपका कितने भाग में? सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब भी ये तीन अवस्थाएं हैं, केवल और केवल ये कणों के व्यवस्था के आधार पर है। यदि कणों की व्यवस्था बहुत दूर दूर है, अगर आपका किसी एक मैटर है उसके अंदर पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो वो होगा ठोस, यानी कि सॉलिड। यदि पार्टिकल बहुत पास पास है, थोड़े से पास है, मतलब बीच वाली अवस्था, तो वो होगी लिक्विड, यानी कि द्रव। लेकिन यदि पार्टिकल पूरे में एक दूसरे में बिल्कुल धसे हुए हैं, पूर्णता है ना, बिल्कुल पास पास हैं, तो वो अवस्था होगी ठोस। ठोस अवस्था में आयतन, है ना, वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। और लिक्विड और सॉलिड में वॉल्यूम क्या होता है? जिस कंटेनर में उनको रखा जाएगा, गैस और लिक्विड में, वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है। गैस का वॉल्यूम तो ऐसा रहता है कि अगर गैस कमरे में छोड़ दी जाएगी तो कमरे का वॉल्यूम ले लेगा, सिलेंडर में भर दी जाएगी तो सिलेंडर का, बोतल में भर दी जाएगी तो बोतल का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एटम्स। देखा हमने कि एलिमेंट जो सबसे बेसिक है, एलिमेंट तत्व, वो एक प्रकार के परमाणु, एक प्रकार के एटम से, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना था। तो एटम की अगर प्रॉपर्टी देखेंगे, पहले एटम का कंपोजिशन देखते हैं। यदि आप एटम का कंपोजिशन देखोगे तो आप देखोगे कि एटम को कंपोजिशन के आधार पर कितने चीजों से मिलकर बना है? एटम से बना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन अगर एटम का अंदर आप देखोगे तो ये होता है नाविक। क्या होता है? नाविक, यानी कि न्यूक्लियस। और बाहर होती है आपकी सेल, सेल यानी कि कोश। क्या होती है? कोश। कोश के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणात्मक आवेशित होता है। और नाविक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, P4 प्रोटॉन, P4 पॉजिटिव। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। नाविक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स।
क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर होता है न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप देखोगे कि नाभिक के अंदर जो है उनके ऊपर कितना चार्ज, कितना मास होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज देखो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज उतना ही होता है, बस अपोजिट चार्ज में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम पर नेगेटिव में। न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। मास की बात करोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है ना, लगभग बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10⁻31 kg होता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव की बात करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक पहले पूछे जाते थे, अब थोड़े एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे कि हम इन तत्वों की डिस्कवरी किसने, किस साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, पेन आरटीसी। क्या बनाई है? पेन आरटीसी। क्या है पेन? पी मतलब प्रोटॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यदि आप प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन और ये है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है आपका न्यूट्रॉन, और इधर क्या है? पेन आरटीसी, पेन आरटीसी, है ना। आर का मतलब है रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। टी का मतलब है थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। एन मतलब है न्यूट्रॉन और सी मतलब है चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगर आप एटम की प्रॉपर्टी की बात करें तो एटम की प्रॉपर्टी में आपको पढ़ना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर होता है जेड से, वो एक डेफिनेशन लिखी होती है कि किसी भी भाग, 1/भाग कार्बन का हिस्से का जो होता है वो डेफिनेशन, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से हमको क्या याद रखना? एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक, जिसका मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यदि एटॉमिक मास की बात करोगे तो एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का टोटल। किसका किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का टोटल। तो यदि तुम्हें न्यूट्रॉन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन, अगर मास में से क्रमांक घटा दो, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, प्रोटॉन कट जाएगा तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन। तो यदि तुम्हें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो हमने ये बेसिक देख लिया। पेन आरटीसी ट्रिक है, इसके आपको किसने किसकी डिस्कवरी की ये आपको पता चल जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पीरियोडिक टेबल, सबसे बेस्ट जो होता है केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में जो जानकारी, तत्व का जो वर्गीकरण, तत्व की जो व्यवस्था है, वो आपकी एक आवर्त सारणी के अंतर्गत रखी गई है। आवर्त सारणी में आपको बस कुछ याद नहीं करना, मैं आपको बेसिक से बनाना सिखा सकता हूँ। ठीक है, आवर्त सारणी अगर देखोगे तो उसके अंदर कौन कौन से ब्लॉक हैं? तो उसके अंदर है पी ब्लॉक, कौन कौन सा है? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है, कौन कौन सा है? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक। देखिए आपको बेसिक से बनाना बताते हैं। और यहां रहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, आप साथ साथ बनाते जाइए। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, सबसे पहला ये जो होता है वो कहलाता है एस ब्लॉक। क्या कहलाता है? एस ब्लॉक। ये कहलाता है डी ब्लॉक। क्या कहलाता है? डी ब्लॉक। ये कहलाता है पी ब्लॉक, है ना, लिखा ही है ऊपर पी ब्लॉक। ठीक है, अगर आप इसमें तत्व भरने की बात करेंगे तो हम अगर बोले एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में पहले कितने आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7। पीरियड कितने होते हैं? 7। कौन से वाले? हॉरिजॉन्टल में जो होगा वो कहलाता है पीरियड, और वर्टिकल में जो होते हैं उनको कहते हैं ग्रुप या समूह, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वाले पीरियड है तो कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम एस वर्ग की बात करें तो रोमन में इसको बोलते हैं फर्स्ट ए,
इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ए। टोटल 18 है। रोमन में जो आपका पुराना आवर्त सारणी था तो उसमें केवल 8 समूह ही दिए गए थे, तो उनके आधार पर आज भी हम इसको रोमन में 8 ही समूह में रखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड ए, इसको बोलते हैं फोर्थ ए, इसको बोलते हैं फिफ्थ ए, इसको बोलते हैं सिक्स्थ ए, इसको बोलते हैं सेवन्थ ए और इसको बोलते हैं एट्थ ए। ठीक है, 8 वर्ग। अगर बात करोगे पहले वर्ग में, तो पहले वर्ग में हम तत्वों को अगर लिखेंगे तो पहले में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। दूसरे वर्ग में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इधर फ्रांसियम भी है, बेरियम और इरिडियम। ठीक है, अगर इस परिवार में देखोगे तो बोरोन, ठीक है, ये आपके देखिए आवर्त सारणी में आपको वर्ग याद हो रहा है। अगर आप बात करेंगे तो ये जो वर्ग है इनकी अलग अलग ट्रिक होती है ना, हर एक के लिए याद करने की अलग अलग ट्रिक आप लिखते जाइए। पहले वाले के लिए क्या ट्रिक है, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। दूसरे वाले की क्या ट्रिक है, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए, है ना, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए, सुंदर बाप रोए, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। अगर आप बोरोन परिवार की बात करोगे तो उसकी है बैगन आलू गाजर इन ठेला। इसकी करोगे तो कहे सीता जी सुनो प्रभु। अगर नाइट्रोजन परिवार की देखोगे तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ऑक्सीजन परिवार की देखोगे तो उस से टी पो। अगर आप हेलोजन परिवार की देखोगे तो फूपा कल बाजार से इडली आटा लाए। अगर हेलोजन पर इसकी इनर्ट गैस की देखोगे तो क्या है, हेली ना ने योर कर से जियान को रन आउट किया। हेली ना ने योरकर, योरकर और के आर कर, है ना, योरकर से जियान को रन आउट किया। ठीक है, अगर आप बात करोगे डी वर्ग की तो डी वर्ग के लिए अपनी एक ट्रिक होती है ना, और डी वर्ग में सबसे बेसिक क्या है, आपको इनके परमाणु क्रमांक केवल एक का याद हो और आप लगातार उसके करते जाओगे तो मिल जाए। कौन कौन सी है, अगर इसकी देखें तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। क्या है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। अगर दूसरे की बात करोगे तो दूसरे के लिए क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक रू राह में पड़े तो आग में कूद जाना। क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक रू राह में पड़े तो आग में कूद जाना। इसी तरह और नीचे वालों के लिए भी ट्रिक होगी। ठीक है, तो अगर इनकी ट्रिक है, इसकी पहले वाले की अगर इसका परमाणु क्रमांक आपको याद होगा, पहले वाले का 21 होता है, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, ऐसे इसका हो जाएगा आपका, जैसे इसका याद है सबका लगातार चलेगा। अब हमें इनके परमाणु क्रमांक याद रखना पड़ेगा, किस किस का, एस वर्ग और पी वर्ग का। एफ वर्ग का भी ऐसा ही है, यहाँ से 59 से शुरू होगा और ये लगातार चलता जाएगा। तो इनका परमाणु क्रमांक यदि हमें याद करना है तो हमें किससे याद करेंगे कि मैजिक नंबर। क्या मैजिक नंबर है, पी ब्लॉक के लिए 8 18
18 32, ठीक है, 8 8 18 32। अगर आप लिथियम से सोडियम जा रहे हो तो कितना जोड़ दो 8, तो लिथियम का होता है 3, तो 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11, कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब सोडियम से पोटेशियम में जाओगे तो फिर 8 जोड़ दो, कितना जोड़ो 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 19, फिर 19 से यदि आप फिर नीचे वाले में जा रहे हो तो पोटेशियम से रुबिडियम में तो कितना जोड़ना है 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 37, तो कितना जोड़ते जाना 8 8 18 18 32। अगर आप पी ब्लॉक में बात करोगे तो पी में आपको 8 जोड़ना है, तो इधर था आपका 4 है ना, इसका कितना था 5 है ना, इसका बोरॉन का 5 में आपको 8 जोड़ना कितना हो जाएगा 13, फिर 13 में 18 जोड़ना कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31, ठीक है। 31 में फिर 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 49, तो ऐसे फिर 32 जोड़ दोगे तो सेम कार्बन का कितना होता है 6 में अगर 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर 14 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इनका परमाणु क्रमांक को याद रखना है। तो पी ब्लॉक के लिए 8 18 18 32 है, एस ब्लॉक के लिए 8 8 18 18 32 मैजिक नंबर है। इससे आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हमने देखा था पहले कि परमाणु में नाविक था, नाविक के बाहर कोश थी, है ना, नाविक था, नाविक के बाहर कोश थी। तो नाविक के अंदर अपना क्या था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कोश में क्या थे इलेक्ट्रॉन थे। तो अब हमें क्या करना है कि इन कोश में इलेक्ट्रॉन किस आधार पर भरे जाएंगे ये अगर हम देखना है। तो अगर हम बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए नियम्स होते हैं कौन कौन से, अफबाउ सिद्धांत, हुंस सिद्धांत और पाउली सिद्धांत। जब हम परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम बताएंगे। अभी हमें आपको इलेक्ट्रॉनिक भरने का सिर्फ इतना बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में आते हैं, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। तो जो नाविक के पास होती है उसकी ऊर्जा होती है कम, और जितना नाविक से दूर होते जाओगे उतनी ऊर्जा हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहले वाले, अब हम इस आधार को कैसे हम बिल्डिंग से समझते हैं। एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में सबसे पहले होता है फ्लोर, क्या होता है फ्लोर, तो ये हो गई आपकी कोस, कोस क्या हो गया आपका फ्लोर हो गया। अब उस फ्लोर के अंदर होंगे क्या अलग अलग फ्लैट होंगे, किसी का किसी वकील का फ्लैट है, कोई डॉक्टर का फ्लैट है, तो फ्लैट क्या हो जाएगा बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग का फ्लोर हो गया आपका क्या सेल, फ्लैट क्या हो जाएगा आपका सब सेल। अब फ्लैट के अंदर होंगे रूम, क्या होंगे कमरे, तो कमरे क्या हो जाएंगे आपके ऑर्बिटल यानी कि कक्षा, क्या हो जाएंगे ऑर्बिटल यानी कि कक्षा। तो बिल्डिंग मतलब परमाणु, फ्लोर क्या हो जाएगा सेल यानी कि कोश, फ्लैट क्या हो जाएगा उपकोश यानी कि सब सेल, और फ्लैट के अंदर होंगे कमरे तो वो हो जाएंगे आपके कक्षक यानी कि ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम देखें तो पहले फ्लोर में कितना फ्लैट है, एक फ्लैट है, उसके अंदर कमरा भी कितना है, एक ही कमरा है। दूसरे फ्लोर में देखा जाए तो दूसरे फ्लोर में कितने फ्लैट हैं, दो फ्लैट हैं, एक फ्लैट 1s था, दो फ्लैट 2s हैं, और कौन सा है 2p है। इसके अंदर कमरे देखा जाए तो s के पास एक कमरा था और दूसरे फ्लैट में 3 कमरे थे। अगर हम तीसरे फ्लोर पे जाते हैं तो उसके अंदर हैं 3 फ्लैट, कितने फ्लैट हैं 3 फ्लैट हैं, कितने फ्लैट हैं 3। 3s वाले फ्लैट के पास एक ही कमरा है, 3p फ्लैट के पास 3 कमरे हैं, 3d फ्लैट के पास 5 कमरे हैं, कितने 5 कमरे। अगर हम नेक्स्ट सेल में जाते हैं तो उसमें होते हैं 4 फ्लैट, है ना, नेक्स्ट फ्लोर या तो उसमें कितने होंगे 4, 4s 4p 4d और आपका होगा 4f, है ना। तो इसमें 1 2 3 4 5 हैं, इसमें 7 होंगे, इसमें 3 कमरे होंगे और इसमें एक ही कमरा। तो ये है आपका सेल के अंदर सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमें फिर से एक बार बताएंगे, बिल्डिंग मतलब परमाणु, फ्लोर मतलब कोश, फ्लैट मतलब उपकोश और कमरे मतलब कक्षा। पहले फ्लोर में एक ही क्या है फ्लैट है और उसके अंदर एक ही कमरा है। दूसरे कोश में अगर बात करो तो 2 फ्लैट है, एक फ्लैट के पास एक कमरा है, दूसरे फ्लैट के पास 3 कमरे। तीसरे फ्लोर में देखोगे 3 फ्लैट हैं, एक फ्लैट के पास एक कमरा है, दूसरे फ्लैट के पास 3 कमरे हैं, तीसरे फ्लैट के पास 5 कमरे। चौथे फ्लोर में
पहले मतलब 4 क्या हैं इसके अंदर फ्लैट है। पहले फ्लैट के पास 1 कमरा, दूसरे फ्लैट के पास 3 कमरे, तीसरे फ्लैट के पास 4 कमरे और पांचवें फ्लैट के पास, चौथे फ्लैट के पास 7 कमरे। मतलब F कोष जो होता है उपकोष, उसके अंदर 7 कक्षक होते हैं। D उपकोष जो होता है उसके अंदर 5 कक्षक होते हैं। P उपकोष जो होता है उसके अंदर 3 और S के अंदर 1। इन उपकोषों में क्या भरते हैं, अपन को इलेक्ट्रॉन भरना होता है ना। इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरना होता है ना। इस सेल का नाम अगर देखोगे तो KLMN, क्या नाम है, KLMN। कहाँ से शुरुआत होगी, K से, KLMN, है ना। या 1 2 3 4, सबसे पहले 1 में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2 में, फिर किस आधार पर भरते हैं ये देख लीजिए। 1s 2s 2p, फिर है 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4d, 4f 5s 5p 5d, 6s 6p 6d 7s। ठीक है। अगर हम इनमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 1s भर जाएगा तो फिर जाएगा 2s में, 2s भर जाएगा तो 2p में, 2p भरने के बाद 3s में, 3s भरने के बाद 3p, फिर 4s में, 3p के बाद 3d नहीं भरेगा, 3p के बाद पहले भरेगा 4s, क्योंकि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम है, इसलिए वो पहले, भले ही वो बाहर के दूसरी फ्लोर का बिल्डिंग का पर किराए से पहले उसको दिया क्योंकि अच्छा था, तो यहाँ एनर्जी कम थी इसलिए पहले भर गया, फिर भरा 3d, 3d के बाद 4p 5s, 5s के भरने के बाद 4d 5p 6s, 6s भरने के बाद 4f 5d 6p और 7s। ध्यान रखना इसी प्रकार से एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। इलेक्ट्रॉन आप कैसे भी करके याद कीजिए या ऐसे तीर बना के लिख लीजिए, जब जैसे भी याद करना है आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि बेसिक सबसे पहले मेटल होता है, नॉन मेटल होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं, टोटल एलिमेंट। मेटल जो है 98 है, नॉन मेटल 18 है, मेटेलॉइड 7 है और टोटल एलिमेंट 118 है। ठीक है। मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन दाता। नॉन मेटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और मेटलॉइड का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर हम बात करें मेटल्स, इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अगर हम बात करें नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। ठीक है। अगर गैसियस एलिमेंट की बात करोगे, गैसियस एलिमेंट की बात करोगे तो कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11, है ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है। ये कुछ गैसियस एलिमेंट है। अगर हम बात करेंगे आपकी कि हेलोजन में कुछ इंपॉर्टेंट है, इनर्ट गैस में, हेलोजन में क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है, 35 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर अगर हम बात करें तो आपका जब ये बोलते हैं हीलियम, हीलियम जो गैस है वो बैलून्स वगैरह में, बैलून्स हुए, आपका क्या बोलते हैं एरोप्लेन के जो टायर हुए उनके अंदर इसको भरा जाता है। आर्गन की बात करोगे तो वो बल्ब के अंदर भरी जाती है, किसके अंदर, बल्ब के अंदर बात भरी जाती है। रेडॉन की बात करोगे तो जब आपके एटमॉस्फेयर में सुनामी आने वाला हो, आपका समुद्र में सुनामी आने वाला हो, भूकंप आने वाला हो, आपका ज्वालामुखी फटने वाला हो, तो इस गैस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। ठीक है। अगर मेटल की बात करोगे तो मेटल्स की अगर फिजिकल के आधार पर मतलब देखोगे तो मेटल जिसको ठोक पीट कर परत यानी कि पतली प्लेट या वायर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। नॉन मेटल की बात करोगे तो इन्हें ठोक पीट कर परत यानी कि प्लेट और वायर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। केमिकल आधार पर देखोगे तो वही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला मेटल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला नॉन मेटल। ठीक है। हम आगे चलें तो
फॉर्मूला मेकिंग, है ना। ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में है कि ये हमें फॉर्मूला बनते कैसे, किस आधार पर हम फॉर्मूला बना। तो सबसे पहले देखिए, मेटल मतलब प्लस, नॉन मेटल मतलब माइनस। जब भी कोई रिएक्शन होनी हो तो मेटल नॉन मेटल के बीच, प्लस माइनस के बीच में हो सकती है, माइनस माइनस के बीच यानी कि नॉन मेटल के बीच हो सकती है, मेटल मेटल यानी कि प्लस और प्लस, यहाँ रिएक्शन हो सकती है, यहाँ भी रिएक्शन हो सकती है। मेटल मेटल के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकती है। मेटल और जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं उनके बीच में रिएक्शन नहीं हो सकती है। जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, दोनों उदासीन है, उनके बीच में भी रिएक्शन नहीं हो सकती है। अगर हम बात करेंगे तो आगे आपको कुछ मैं फॉर्मूला मेकिंग बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें दो चीज ध्यान रखनी है, एक है वैलेंसी और एक है ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। क्या मतलब होता है वैलेंसी का? संयोजकता। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। अब इससे रिलेटेड तीन वर्ड होते हैं। पहला होता है वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल का मतलब होता है किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कोष, है ना। वैलेंसी सेल का मतलब किसी भी परमाणु की सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होती है, सबसे बाह्यतम कोष जो होती है, उसे हम वैलेंसी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल के बाद अगर बोलें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर बात करो वैलेंसी की, संयोजकता की, तो उसका मतलब क्या होता है? भूख। किसी परमाणु को, हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी करने के लिए परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो या तो अष्टक वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके करे। मतलब चाहे तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद, चाहे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका अष्टक पूरा होता है, तो वो जो संख्या होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी परमाणु के ऊपर एग्जैक्ट चार्ज क्या है, वो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या है। तो वैलेंसी की बात करोगे तो लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, फिर 2, फिर 1। तो ऐसे 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0, ऐसे याद करना। अगर बात करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है प्लस। अगर मेटल है तो प्लस आएगा, नॉन मेटल है तो माइनस आ जाएगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें फॉर्मूला मेकिंग, तो देखिए पोटेशियम जो है उसको कितनी वैलेंसी होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। मतलब यदि उसके एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा? अपना अष्टक पूरा कर लेगा और स्टेबल हो जाए। क्लोरीन में बाहर की कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, तो इसको माइनस। तो ये दोनों बन गए, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए इनका एक ही एक संख्या में होंगे तो KCl बन जाएगा। अगर बात करो पोटेशियम की, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन की बाहर की सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितने की जरूरत? 2 की। एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 देने के लिए कितने पोटेशियम लेंगे? 2 पोटेशियम, है ना। इसका -2 है तो ऐसा कर देंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा K2O। अगर बात करें पोटेशियम, वही एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पोटेशियम एक दे सकता है, इसका मतलब हमें कितने पोटेशियम रखने पड़ेंगे? 3। अगर बात करें पोटेशियम सल्फर, सल्फर वही ऑक्सीजन परिवार का, बाहर की कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पोटेशियम कितना दे सकता है? 1 दे सकता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा K2S। अगर बात करो मैग्नीशियम की, है ना, मैग्नीशियम की जो बात करोगे तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम में है आपके 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तभी उसका क्या हो जाएगा? अष्टक पूरा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ केवल Cl है तो 1 क्लोरीन चाहिए। 2 मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा, क्लोरीन एक ही लेता है, -1 है इसके ऊपर, तो इसका हो जाएगा MgCl2। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक क्लोरीन एक ले लेगा, दूसरा क्लोरीन एक ले लेगा, ठीक है। अगर बात करें फिर कैल्शियम की, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा CaO। अगर बात करो बेरिलियम का, तो बेरिलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका क्रॉस में क्या आ जाएगा? 3 तो लेने पड़ेंगे बेरिलियम और 2 लेने पड़ेंगे नाइट्रोजन, तो Be3N2 हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करोगे तो +3 है। कार्बन को कितने चाहिए? कार्बन को चाहिए आपको -4, ठीक है। अगर बात करोगे, सॉरी यहाँ Cl है ना, Cl है तो -1 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? AlCl3। अगर बात करोगे यहाँ की, तो इस पर है +3 और इस पर है -2, मतलब एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al3O2। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा Aln, ठीक है। इसी के साथ हमने और भी रिएक्शन बनाई है आपके लिए, तो देखिए
अगर देखें इसमें बोरॉन और आपकी ब्रोमीन और कार्बन की, ब्रोमीन और कार्बन में आप देखते हो कि ब्रोमीन कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो -1। कार्बन कितना दे सकता है, -4। तो नॉन मेटल क्या करेंगे, आपका सहसंयोजी बंध बना देंगे। सहसंयोजी बंध बनाएंगे तो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए वो क्या कर लेगा, एक ब्रोमीन -1 रखेगा तो 4 ब्रोमीन जरूरत होगी। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रखता है तो 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं, ठीक है। फिर कार्बन -4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 4 हाइड्रोजन की जरूरत होगी। फिर वही देखोगे तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को भी 2 की है, तो ये क्या बना लेंगे, सहसंयोजी बंध से CO2 बना लेगा। फिर अगर नाइट्रोजन की बात करोगे तो वही -3 है, हाइड्रोजन पे +1 है, तो ये भी क्या कर लेगा, 3 हाइड्रोजन लेगा और NH3 बना लेगा। फिर अगर इसकी बात करोगे तो -3 होता है इस पर 3 इलेक्ट्रॉन, और इस पर क्या -1 होता है, तो इसको भी फिर कितने क्लोरीन रखने पड़ेंगे, 3 क्लोरीन के साथ सहसंयोजी बंध बनाना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में वही सेम बात, नाइट्रोजन के पास -3, फ्लोरीन के पास -1, तो यानी कि फिर क्या बन जाएगा, NF3 बन जाएगा। अगर हम देखें बोरॉन और क्लोरीन की, तो बोरॉन पर कितना होता है, -3, और इस पर कितना होता है, -1, तो क्या बनाएगा, BCl3। ये क्या बनाएगा, BF3। ये क्या बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। ये +2 है, ये +1 है, +2 +1 कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसे इसमें ये +1 है, ये 0 है, ये भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ये दोनों 0 0 हैं, ये भी कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ये -1 है, ये 0 है, ये भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इस पर -2 है, इस पर -1 है, तो ये रिएक्शन कर लेगा, क्या बना लेगा, SF2, है ना, क्या बना लेगा, SF2। इस पर -3 है, इस पर -2 है, तो क्या बना लेगा, N2O3, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा ये कहता है कि आपका फॉर्मूला मेकिंग कैसे होता है ना, आप किस प्रकार से 2 तत्वों के बीच रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये देखते हैं। अगर मैं आपको एक बेसिक बताऊं फॉर्मूला से, आपको तोड़ना कैसे आना चाहिए, तो तोड़ना देखिए, Al अगर देखोगे AXBY, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये आगे प्लस में है जाएगा और ये माइनस में जाएगा, तो A के ऊपर हो जाएगा Y प्लस और B के हो जाएगा X माइनस, ठीक है। अब जो संख्या इसके नीचे से गई वो आगे आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमेशा ये है उदासीन, तो हमेशा इसके अंदर जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस निकलने चाहिए। अगर हम देख लें तो Al2Cl3 को अगर हम देखें तो देखिए आगे लिखा है Al, तो ये हो जाएगा Al3 प्लस, और ये वाला उधर जाएगा तो Cl माइनस, है ना, AlCl3 होगा, है ना, ये L यहाँ 1 लिखा है तो वहाँ आ जाएगा Cl1 माइनस। अब तुम्हें पता है कि Cl 1 माइनस मतलब 1 माइनस है और 3 प्लस है, तो इसका मतलब Cl भी कितने होंगे, 3, तो इसलिए उसके आगे क्या लग गया, 3Cl, ठीक है। तो ऐसा हमने बेसिक आपके लिए रखा है। अभी हम आपके लिए केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर लेकर आएंगे, बिल्कुल बेस से, और इजी टॉपिक्स को हम मतलब माइंड मैप्स के द्वारा, है ना, शॉर्ट पॉइंट के द्वारा आपको रिवाइज कराएंगे, क्योंकि नीट आपका 7 मई को है ना, तो उसके पहले हम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने की संभावना है, उन टॉपिकों को हम ईजी तरह से कराएंगे। बने रहिए एग्री बायो मिस्ट्री चैनल पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।